हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। एट्थ पे कमीशन के बारे में आपने बहुत सारी खबरें इस वर्ष की शुरुआत से सुनी होंगी, लेकिन वो सारी सिर्फ औपचारिक घोषणाएं हुई थी। अब तक आठवां वेतन आयोग जिसका गठन करा गया था, जिसके लिए एम्प्लॉय और जो पेंशन भोगी हैं जो इतना ज्यादा वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऑफिशियल जो प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू नहीं हो पा रहे थे। उसके पीछे का रीजन था कि आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस उनका अभी जो निश्चितता है वो निश्चितता नहीं हुई थी। अब जब तक टीओआर घोषित नहीं करे जाते तब तक आयोग को यही नहीं पता कि उसको क्या काम करना है, किस दायरे में रह के उसे काम करना है, क्या डायरेक्शंस होंगी। लेकिन अब उसके बारे में मैं कहूंगा कि जो ठोस आयोग की काम करने की शुरुआत है वो काम करने की शुरुआत अब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा रिसेंटली आज ही कैबिनेट के द्वारा इस चीज की घोषणा करी गई, या फिर मैं ये कहूंगा जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था उसकी घोषणा करी गई, और इसी के साथ कुछ सदस्यों की नियुक्ति भी हुई। और अब जो एट्थ पे कमीशन है वो अब वास्तविक रूप से सही मायने में जमीन पर काम कर पाएगा। आइए समझते हैं इससे रिलेटेड जो सारे मामले हैं, उन सारे मामलों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जैक्टली जो अपडेट्स है वो अपडेट आई हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार का वेतन आयोग में या फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ में इसकी जो औपचारिक रूप से जमीन पर जो इसको लागू करने की शुरुआत हुई है, इस अपॉइंटमेंट में और आयोग की कार्य प्रणाली में अभी से हमें कुछ नए बदलाव, समय के साथ तकनीकियों को लेना, साथ ही साथ सदस्यों की नियुक्ति करते समय कुछ और पहलुओं को ध्यान में रखना, यानी कि पुराने समय पर जो चीजें होती थी उनसे काफी पृथक इस बार सारी चीजों को यहां पर रखा गया है। कुछ नई चीजें यहां पर शामिल करी गई हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहां पर बहुत सारी न्यूज़ हैं, अलग अलग जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं इनकी रिगार्डिंग में यहां पर देखी जा रही हैं। आइए इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो बात यहां पर यह आती है कि जो अपॉइंटमेंट है जस्टिस देसाई टू हेड एट्थ पे कमीशन, यानी कि जस्टिस देसाई हैं, उन्हें आठवें वेतन आयोग का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष यहां पर उनको यहां पर बनाया गया है। और आज ही के ये दिन सारी की सारी मंजूरी है, सारी की सारी मंजूरी हुई है। ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस हैं वो हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। अब देखो, सिंपल सी बात यहां पर यह है कि जो भी अपने सुझाव देगा ये वेतन आयोग, 18 महीने के अंदर इसको अपने सारे के सारे सुझाव सरकार को देने होंगे, यानी कि अप्रैल 2027 तक, ताकि इसका जो एग्जीक्यूशन है वास्तविक रूप में फाइनेंशियल ईयर 2028 में किया जाए। पर अब क्या इसका मतलब यह कि अब 2028 तक इंतजार करना पड़ेगा? दरअसल जो भी वेतन में, पेंशन में जो भी सारी हाइक्स होने वाली हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट करी जाएंगी यहां पर, उनके बारे में हम देखेंगे यहां पे। ये आयोग लगभग 1.19 करोड़ केंद्रीय सरकारी और साथ ही साथ पेंशन भोगी, उनके लिए उनकी पेंशन में, उनके वेतन में क्या सारे बदलाव होंगे, उन सारी चीजों की जो सिफारिश है वो सिफारिश करेगा, और तब जाके सरकार इन सारी चीजों को लागू करेगी। एक बार थोड़ी सी नजर डालते हैं यहां पर सदस्यों के बारे में, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इन सदस्यों में नया आपको क्या देखने को मिलता है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ये इसकी अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर पुलक घोष आईआईएम बेंगलुरु, इनको समझने की कोशिश करना आप। आईआईएम बेंगलुरु से प्रोफेसर हैं, अंशकालिक सदस्य हैं, और सदस्य सचिव के तौर पर पंकज जैन पेट्रोलियम सदस्य हैं, इनको यहां पर नियुक्त करा गया है। तो इनको आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जो सदस्यों की नियुक्ति करने में क्या इस बार नया तरीके से जो ध्यान है वो ध्यान रखा गया है। अब ये टीओआर में हम देखेंगे तो कौन कौन से काम सौंपे जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया जब तक आयोग के पास टीओआर नहीं होगा तब तक आयोग कुछ काम कर ही नहीं सकता, उसे पता ही नहीं क्या काम करना है, किस दिशा में काम करना है। वो सारी चीजें टीओआर के बाद ही शुरू होंगी, ठीक है। तो ये सिफारिश करेगा ये देश की क्या आर्थिक स्थिति है, राजकोषीय अनुशासन हमारा कैसा चल रहा है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो सिफारिशें हैं वो सिफारिशें यहां पर दे रहा होगा। ये भी सुनिश्चित करेगा कि डेवलपमेंट और साथ ही साथ वेलफेयर स्कीम है उनके लिए भी पैसा बना रहे, हमारे राजकोष में ऐसा ना हो सारा पैसा जो हमारे पेंशन हैं और जो हमारे वेतन है उन्हीं के अंदर पैसा चला जाए। राज्यों की वित्तीय स्थिति, गैर अंशदायी पेंशन योजना, उनका बोझ, और सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनका पूरा का पूरा जो सैलरी है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसा होगा, उन सभी चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। और अल्टीमेटली एक चीज ये और इंपॉर्टेंट है यहां पर कि अगर जरूरत पड़ी तो ये आयोग कुछ इंटरिम रिपोर्ट्स हैं, यानी कि कुछ अंतरिम रिपोर्ट हैं, वो भी यहां पर प्रोवाइड करा रहा होगा। साथ ही साथ 2026 में फाइनेंशियल ईयर में जो केंद्र सरकार है उसका वेतन, पेंशन, भत्ते, इन पर खर्च अगर पूरा पूरा ओवरऑल बात करें तो 7 लाख करोड़ इतना देखने को मिलेगा, जो कि टोटल हमारा रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है उसका 18% हमें देखने को मिलता है। अलाउंसेस के ऊपर ही बात करें तो लगभग 1.86 लाख करोड़ रुपए का खर्चा यहां पर होगा। अब देखो, अगर इस आयोग की सिफारिशों के बारे में बात करें तो ये सिफारिशें
हम बात करेंगे पूर्व प्रभावी यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होंगी, लेकिन इनका जो वास्तविक भुगतान है वो सही तरीके से फाइनेंशियल ईयर 2028 में होगा, क्योंकि 27 तक तो सारी जो सिफारिशें हैं वो आएंगी, अपना काम करेगा। साथ ही हमें यह भी चीज यहां पर देखने को मिलेगी कि जो वास्तविक रूप में इस वेतन आयोग की सिफारिशें आएंगी उनका हमारे देश के राजकोष के ऊपर जो इंपैक्ट है वो 2028 में ही एक्चुअल में देखने को मिलेगा। ये जो भत्ते हैं वो संभवतः जैसा मैंने बताया कि वो भविष्य में आगे जाके जो है भत्ते वो लागू करे जाएंगे, ताकि एक साथ से जो हमारा राजकोष है उसके ऊपर कोई भी कैसा भी दबाव यहां पर ना पड़े। 8वें वेतन आयोग से क्या क्या किस किस को कितने लाभ हो रहे हैं लगभग, तो जो टोटल लाभार्थी हैं उनमें से 1.15 करोड़ से ज्यादा लोग हैं उनको लाभ होगा, जिनमें से 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, इनमें जो सैन्य कर्मी हैं वो भी शामिल हैं, और लगभग 65 लाख पेंशन भोगी, जिसमें जो हमारे डिफेंस के रिटायर्ड पर्सनल्स हैं वो भी इसमें यहाँ पे इंक्लूड हैं। अब यहाँ पर कुछ जो बदलाव हैं, नए चेंजेस हैं, वो नए चेंजेस क्या देखने को मिले हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो अब ये क्लियर यहां पर कर दिया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2028 में ये सारी चीजें लागू होंगी। दैट मींस वेतन और पेंशन 1 जनवरी 2026 से पूर्व प्रभाव से ही लागू यहां पर हो जाएंगे। ये जो भत्ते हैं भविष्य की तारीख से लागू होंगे, यानी कि आगे जाके लागू होंगे। सरकार 2027 में रिपोर्ट लेगी और 28 में जाके बजट में जो पैसा है वो रखेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 28 में ही वास्तविक रूप में राजकोष पर इसका जो इंपैक्ट है वो इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो सरकार है अपने इस पूरे खर्चे को 26 और 27 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है इसमें वो इसको एड ऑन नहीं करने वाली है। इससे होगा क्या, जो फिस्कल डेफिसिट है उस पर इंस्टेंटली कोई जो इंपैक्ट है वो इंपैक्ट हमें यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। देखो बदलाव क्या हुए हैं, उन बदलावों को समझना जरूरी है। तो आयोग ने जो कंपोजिशन है यानी कि जो आयोग की संरचना है और जो साथ ही साथ प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। जैसे अगर पुराने आयोगों में देखें तो आमतौर पर न्यायाधीश और सीनियर हमारे जो नौकरशाह हैं, वित्त विशेषज्ञ ये होते थे, लेकिन इस बार आयोग में सुप्रीम कोर्ट की जजेस तो हैं देसाई जी, एक डेटा साइंटिस्ट और इकोनॉमिक्स हैं जो हमारे प्रोफेसर पुलक घोष जो आईआईएम बेंगलोर से हैं, और एक सर्विंग सेक्रेटरी हैं, इनको यहां पर शामिल करा गया है। तो हम देखेंगे कि अब हमारी जो सरकार है वो डेटा ड्रिवन अप्रोच पर काम कर रही है, जो कि इस वर्तमान समय के अनुसार रिलीवेंट भी है, इसकी आवश्यकता भी हमें देखने को मिलेगी। यानी कि जो वेतनों की समीक्षा होनी चाहिए उसमें एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी, एविडेंस बेस्ड जो मॉडलिंग है इसका यूज हम करेंगे तकनीकी के हिसाब से। ये दिखा रहा है कि सरकार साहब एआई और डेटा और साथ ही साथ फिस्कल पॉलिसी उसमें इंटीग्रेशन करना एआई और डेटा का, उस पर सरकार यहां पर काम करी और बदलते समय के साथ इन चीजों को इंटीग्रेट करना ये भी यहां पर जरूरी है। और बदलावों के बारे में बात करें तो जो पे स्ट्रक्चर है उसका डिटेल्ड जो ब्रेकडाउन है वो पब्लिकली यहां पर हमें देखने को मिलेगा। पहली बार किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में यह बताया गया कि सरकारी कर्मचारी की जो आय है उनमें अलग अलग जो रेशियो है वो रेशियो क्या होगा। जैसे बेसिक पे 51.5% होगा टोटल का, डीए 30.9% होगा और एचआरए 15.4% होगा। लगभग आप मान के चल सकते हैं कि जो भत्ते हैं उन भत्तों में आपका सैलरी का 50% जो पार्ट है वो आपका डीए और एचआरए है, वही आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये है कि कब का से सारी कौन सी सिफारिशें हैं। मैं अल्टीमेटली ये कह सकता हूं कि अब वास्तविक रूप में जो आयोग है, आयोग ने एक्चुअल में धरातल पर काम करना अब शुरू करा है। तो यही पूरा मामला है। अब जैसे आयोग अपनी स्पष्ट सारी सिफारिशें देगा, गवर्नमेंट वैसे डिसीजन लेगी। तो ये था। बाकी अब अगर अनअकैडमी के आप प्लस कोर्सेज के बारे में बात करें तो आप जीएससी सेट टेस्ट सीरीज सारी चीजें आप 19999 में ले सकते हैं। आपको सिर्फ एक सिंपल सा कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा डिस्काउंट के लिए, दैट इज शुभ 50। और बैचेज हैं सारे हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल के लिए, वो सारे बैचेज शुरू हो चुके हैं। और साथ ही अगर आप कोई भी ग्लोबल या फिर रीजनल लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो अनअकैडमी का एक जो ऐप है एयर लर्न, उसे भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।